तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 4 साल 6 महीने और 15 दिन बाद आखिरकार देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच बता दिया। वो सच जिसको लेकर 2 हिस्सों में लोग बटे हुए थे। वो सच पूरी आपके तरह से सामने रखूं उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर है मेरठ के उस घर की और उस कमरे की जिस कमरे में 3 और 4 मार्च की रात सौरभ का कत्ल हुआ था। साहिल और मुस्कान ने किया था। तस्वीर कुछ हद तक धुंधली भी है क्योंकि जाली है, उसके पीछे से शूट किया गया है। यही वो कमरा है। सौरभ, मुस्कान और उसकी 6 साल की बेटी जिस कमरे में रहा करती थी, किराए के जिस घर में रहा करती थी। इस तस्वीर को देखेंगे आपको एक बेड दिखाई देगा। बेड के ऊपर सामान बिखरे पड़े हैं। बेड पर मुस्कान के पर्स हैं, कागजात हैं, कपड़े हैं, एक ब्रीफकेस है, एक मिक्सी जार भी रखा हुआ है, अस्त व्यस्त। और इस तरफ टाइल्स की देखेंगे एक शख्स का जूता दिखाई दे रहा है। ये बाथरूम का हिस्सा है। ये वही बेड है जिस पर सौरभ बेहोशी की हालत में था, नींद में भी नहीं था कि सो रहा था। और उस सोते हुए हालत में उसके दिल पर खंजर के 3 वार किए गए थे क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चाकू के 3 वार एक ही जगह सीधे दिल पे किए गए थे। यानी जब कत्ल हुआ तब सौरभ नींद में नहीं था, बेहोश था और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब मर गए। इस बेड पर मारने के बाद अब ये जो बाथरूम वाली जगह है वहाँ पर उस लाश को ये दोनों ले जाते हैं और वहाँ उसके 3 टुकड़े करते हैं। पहले सर को धड़ से अलग करते हैं, फिर दोनों हाथ की कलाई काटते हैं। इसके बाद ब्लिंकेट से 10 केजी उन्होंने साफ़ करने के लिए घर में वो सारी चीज़ें मंगा रखी थी, तो उससे साफ़ करते हैं वो। और फिर 2 बैग में बॉडी के दोनों अलग अलग हिस्से रखते हैं, एक में धड़ और दूसरे में सर और हथेली। ये सब कुछ इसी बाथरूम में किया गया था और ये उस कमरे की तस्वीर है। और फिर ये कमरे में जो बेड पर आप सामान बिखरा हुआ देख रहे हैं, असल में ये कत्ल के बाद 4 मार्च के शाम की तस्वीर है। तब आप अपने पति सौरभ को बैग में पैक करने के बाद मुस्कान अब अपना बैग पैक कर रही थी क्योंकि उसे अब जाना था वादियों में घूमने के लिए, मेरठ, कसौल और मनाली। तो उसने जितने कपड़े और सामान थे अपने बैग में पैक किए, बाकी सामान यूं ही बिस्तर पर बिखरा हुआ छोड़ दिया और शाम 5 बजे कैब से दोनों घूमने निकल गए। पीछे ये घर छोड़ गए, ये कमरा छोड़ गए। तो ये है उस कमरे की तस्वीर जो सामने आई है। इस कमरे का मंजर समझ में नहीं आता। और यही वो बेड है जिसके नीचे उस संदूक में, उस बैग में मुस्कान ने अपने पति का धड़ रखा था। और जब रात हुई और साहिल सर और हथेली लेकर अपने घर चला गया, जो उसका घर वहाँ से 1 मिनट की दूरी पर है, तब मुस्कान इस बेड पे अकेली थी। अचानक उसे लगा कि बेड के नीचे उसके पति की आधी अधूरी लाश है। वो डर गई। साहिल को फ़ोन किया, कहती है कि मुझे डर लग रहा है। साहिल कहता है अच्छा तुम मेरे पास आ जाओ। तो अपने पति का धड़ छोड़कर अब वो उस घर में जाती है जहाँ उसके पति का सर रखा हुआ था, यानी साहिल का वो कमरा जो आपने देखा। और फिर पूरी रात वहाँ रहती है। फिर दोनों वो सर और हथेली लेकर वापस इस धड़ वाले कमरे में आते हैं। फिर ड्रम, सीमेंट, सारी चीज़ें आती हैं। फिर सीमेंट के घोल में इसी ड्रम में रखकर लाश को पैक करते हैं। और पैक करने के बाद ये सारा काम दोपहर 3 बजे तक होता है। उसके बाद अगले 2 घंटे में अब मुस्कान अपने कपड़े पैक करती है, फिर बैग उठाती है और दोनों इस तरीके से कैब से वादियों में घूमने निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिलहाल दोनों जेल में हैं और जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जब बेहोश कर दिया था सौरभ को, तो बेहोशी के हालत में जब मारा तब भी इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बेहोशी के आलम में भी उसके सीने में खंजर उतारें या दिल में उतारें। तब दोनों ने तय किया कि ये काम होश में नहीं हो सकता, इसलिए दोनों ने खुद भी बेहोश के आलम में मारने की प्लानिंग की और उससे पहले इन्होंने ड्रग्स लिया। दोनों सूखा नशा करते थे, कई बार इंजेक्शन के थ्रू भी नशा इंजेक्ट करते थे, ज़्यादातर गांजा पीते थे। तो इन्होंने कत्ल से पहले भी नशा किया और फिर उस नशे की हालत में ही कत्ल किया। बाकी की कहानी आपके सामने है। तो ये कमरा आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि इससे पहले
आपको साहिल का कमरा दिखाया था जो रहस्य से भरा हुआ था, दरो दीवार पर जिसके जादू टोना तंत्र मंत्र, वो कमरे आपको डिटेल में दिखा चुका हूँ। उस कमरे की ये झलकियाँ हैं। तो ये 2 कमरे जो इस पूरे क्राइम सीन के सबसे अहम गवाह हैं, क्योंकि एक कमरे में कत्ल हुआ, फिर एक कमरे में एक रात सौरभ का सर और हथेलियाँ रखी गई थी। तो ये 2 कमरे और उसके ज़रिए पूरी कहानी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मेल सैटरडे और संडे को भी आ गए थे, और सैटरडे संडे को मैं था नहीं दिल्ली में। तो आज 4 साल 6 महीने और 15 दिन बीत गए इस सवाल का जवाब जानने में कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्या थी, एक खुदकुशी या फिर एक कत्ल। अपने करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा जिसमें बाकी को छोड़िए, आम लोगों को छोड़िए, मीडिया के लोग 2 खेमों में बट गए थे। और ये मैंने कई बार आपसे कहा, मीडिया के लोग, उनकी अपनी राय 2 हिस्सों में थी। एक कि ये मर्डर है, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा कि ये सुसाइड है, इसके अलावा कुछ नहीं। राजनीति के क्या कहने, क्या कुछ पॉलिटिक्स नहीं हुई इस पे, क्या कुछ नहीं कहा गया। केस ऐसा कि जिस केस की जांच पुलिस ने की, जिस केस की जांच सीबीआई ने की, जिस केस में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी उतरा मैदान में, जिस केस में ईडी तक ने दस्तक दे दी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, 4 बड़ी एजेंसियां, बड़े बड़े लाओ लश्करी एजेंसियों के मुंबई पहुंचे दिल्ली से, और लाखों का खर्चा, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, गाड़ी, रहना, खाना पीना, डीए भत्ता सब, और ये पब्लिक टैक्स पेयर जो होते हैं, टैक्स के पैसे हैं। ये सारी चीज़ें 4 एजेंसियां, बॉलीवुड की जितनी नामी हस्तियां, हीरोइन ख़ास तौर पर, उनकी मुंबई में एनसीबी के दफ्तर में परेड, सीबीआई से पूछताछ, सब कुछ हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ इस केस में। हर एक ने अपनी अपनी थ्योरी, हर एक ने अपनी अपनी कहानी बताई, और इस कहानी को लंबा खींचने के लिए अगर कोई गुनहगार और जिम्मेदार है तो वो खुद सीबीआई है। लेकिन अब 4 साल 6 महीने और 15 दिन के बाद वही सीबीआई मुंबई के बांद्रा और पटना के एक सेशन कोर्ट में एक रिपोर्ट देती है, क्लोजर रिपोर्ट, और कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक सिंपल सुसाइड है, यानी एक साधारण खुदकुशी का मामला। ये वर्ड यूज़ किया गया उस क्लोजर रिपोर्ट में, कि ये नहीं कि एक खुदकुशी का मामला है या कुछ, एक साधारण खुदकुशी का मामला है। अब यही सीबीआई बताए कि अगर ये इतना ही सिंपल और साधारण खुदकुशी का मामला था तो 4 साल 6 महीने और 15 दिन तक इस फाइल पर क्यों बैठी रही, क्यों इसको पहले आम नहीं किया, किस सबूत, किस गवाह का इंतज़ार कर रहे थे, जब आपको पता है क्लोजर रिपोर्ट में आमतौर पर 2 चीज़ें दी जाती हैं। पहली ये कि कोई सबूत नहीं मिला जिससे केस को आगे बढ़ा सके, और दूसरी ये कि इस केस में कोई दम नहीं है, इस केस को क्लोज कर दिया जाए। सीबीआई यहाँ दूसरे पॉइंट पर गई है। ये नहीं उसने कहा क्लोजर रिपोर्ट में कि हमारे पास सबूत है लेकिन इतने नहीं है कि किसी को हम पकड़ सकें, गिरफ्तार कर सकें, उस पर मुकदमा चला सकें। वो सीधे सीधे कहती है कि इस केस में कोई दम नहीं है, ये एक सिंपल सुसाइड केस है। ये सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट है। याद कीजिए वो 14 जून 2020, उसके बाद वो 25 जुलाई 2020 जब पटना में पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक एफआईआर दर्ज की, तब बिहार के डीजी गुप्तेश्वर पांडे, जो मीडिया में एक स्पोक्स पर्सन की तरह आ रहे थे, एक नेता की तरह, बिहार की 4 सदस्यीय एक पुलिस टीम जो मुंबई पहुंची कोरोना काल में, उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया और उस पर हंगामा मचा कि हमें जांच नहीं करने दे रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, सच्चाई से भटका रहे हैं। वो कई न्यूज़ चैनल जो चीख कर कह रहे थे कि ये एक मर्डर केस है, इसमें कौन कौन, रिया चक्रवर्ती और बाकी सारे नाम, नेपोटिज्म, बॉलीवुड में बंटवारा, ड्रग्स, सारी गंदगी इस एक केस को लेकर उछाली गई। वो परिवार, 4 बहनें सुशांत सिंह राजपूत की, पिता जिन्होंने केस किया, उनके वकील, मैंने पहले भी कहा था कि फिर ये सब कहाँ गए, पिछले कुछ वक्त से सब कहाँ गए। कोई अब इंसाफ के लिए बात क्यों नहीं करता सुशांत सिंह राजपूत की?
क्योंकि इन सबको पता था पहले दिन से ही कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच क्या। अगर न पता होता तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत यानी 14 जून 2020 के बाद लगभग 1 महीना और 11 दिन 25 जुलाई 2020 को, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से पटना में एक FIR दर्ज कराकर उसमें ये नहीं लिखा जाता कि इसमें रिया चक्रवर्ती, उसके माँ बाप, उसका भाई और एक दोस्त जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर रहा करता था, ये लोग सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि इन्होंने उसे उकसाया, यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ये मामला है। वो सीधे 25 जुलाई 2020 को ही इस केस में एक सीधे मर्डर का केस का FIR दर्ज कराते, लेकिन उस FIR में भी कहीं मर्डर नहीं था, कहीं कत्ल नहीं था, लेकिन मीडिया के एक हिस्से ने उसे सीधे उठाकर मर्डर बना दिया। चीखा गया, चिल्लाया गया, कितने शोज बने। क्राइम रिपोर्टर इकलौती ऐसी, मतलब इस पूरी स्टोरी में एक पार्ट थी जो पहले दिन से एक मत थी, एक राय थी, चाहे वो मुंबई के क्राइम रिपोर्टर हों चाहे दिल्ली के हों, कि एक सुसाइड का केस है। लेकिन जितने न्यूज़ एंकर थे चैनलों के अलग अलग, उन्होंने क्या क्या कहानियां पेश की, और अब CBI ने क्या कहा कि एक सिंपल सुसाइड केस है। सिंपल। जितने भी लोग इस केस में नामजद किए गए थे उन सबको CBI ने बरी कर दिया। उसमें रिया चक्रवर्ती, उसका पूरा परिवार, जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से उसकी बहन श्वेता और बाकी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था कि इन लोगों ने ड्रग्स और उसके पुर्जे बदले, नुस्खे बदले, उन सबको भी बरी कर दिया गया। CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि इसमें कहीं से भी किसी के भी खिलाफ कोई भी साजिश का एक भी सबूत नहीं मिला और इसीलिए हर एक को बरी कर रहे हैं और इस केस में कोई दम नहीं, एक सिंपल सुसाइड केस है। CBI ने अपनी इस क्लोजर रिपोर्ट में बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि वो सिर्फ इसलिए इस नतीजे पर नहीं पहुंची कि एक सिंपल सुसाइड केस का मामला है, बल्कि इसलिए पहुंची कि इसमें जितनी भी पहलू थी जांच की, उन सब ने यही इशारा किया। सुशांत सिंह राजपूत के जिस्म पर जो जख्म के निशान थे, जो डॉक्टरों ने, फॉरेंसिक ने पाया, उसमें कहीं भी एंटीमॉर्टम जख्म के सबूत नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत जिस फेब इंडिया के कुर्ते से, पंखे से खुद को झूले, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा मुमकिन है। उनके पैर जिस तरीके से बिना कुर्सी के बेड पर थे, वो भी कहीं से भी ये साबित नहीं करता कि उन्हें किसी ने लटकाया। जितने गवाह थे, जितने डॉक्टर थे, एम्स के जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में फॉरेंसिक विसरा की जांच, जितनी भी जांच की गई, उन सब में से भी कहीं फाउल प्ले नहीं मिला कि ये एक दूसरा केस हो सकता है। यानी A to Z इस केस में जितने भी सबूत, गवाह, आपको मौका वारदात, क्राइम सीन, फॉरेंसिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, इन सारी चीज़ों ने मिलकर एक ही गवाही दी कि इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, वरना इसमें कुछ बड़े नेताओं के भी नाम आए थे, कहानियाँ बनी थी। दिशा सालियान के साथ जोड़ा गया था, जो एक्स मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत को, नेपोटिज्म से जोड़ा गया था कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से हो रहा और इसीलिए कत्ल कराया गया। लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकला। और एक जो भी मैंने आपको बीच में कहा कि वो परिवार कहाँ है, जो अब सुशांत सिंह राजपूत की अपनी बहनें जो इंसाफ की लड़ाई के लिए उस वक्त लगातार सुर्खियों में आगे थीं, कहाँ है? खामोशी के साथ पीछे में क्या हुआ आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा। तो ये मैंने पहले भी दोहराया और मैंने बहुत पहले क्राइम तक की कई कहानी में ये मैंने बाकायदा ये कहा था कि आखिर में जब भी ये नतीजा निकलेगा, आप देखना सुशांत सिंह राजपूत एक सिंपल सुसाइड केस ही निकलेगा। और मैंने बाकायदा ये कई बार दोहराया था कि एक बिल्कुल ओपन एंड शट केस, इस शब्द का इस्तेमाल किया। आप पुरानी कहानियों में चाहें तो उसको निकाल कर सुन सकते हैं। लेकिन पीछे में क्या हुआ और ये कहानी जो एक सिंपल सुसाइड केस था, इसको इतना ज़्यादा घुमावदार कैसे बना दिया गया, तो ये कहानी आपके सामने शायद नहीं आई, ना आएगी। बट इस कहानी की ऑफ द रिकॉर्ड जो पूरी कहानी है वो ये है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो उसके बाद रिया चक्रवर्ती उनके करीब थी। घर वालों को किसी ने सलाह दिया कि अगर रिया चक्रवर्ती करीब रही और उसी घर में रही जहाँ सुशांत,
तो हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत की गाड़ियों पर, उनके पैसे पर, उनकी बाकी प्रॉपर्टी पर रिया चक्रवर्ती कब्जा कर लेंगी। तो रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की प्रॉपर्टी और पैसे पर कब्जा करने से कैसे रोका जाए? 4 बहनों में से अगर कोई एक केस करता है तो बात बनेगी नहीं। तो एक काम करते हैं, पिता के नाम पे एफआईआर करते हैं। और फिर सुशांत सिंह राजपूत के पिता को मशवरा दिया गया, उन्होंने पटना के एक थाने में कंप्लेंट लिखाई 25 जुलाई को एफआईआर, और उसके बाद 27 जुलाई को एफआईआर ये आम होती है, मीडिया में आती है। मुझे याद है 27 जुलाई 2020 को पहली बार हम लोगों को भी एफआईआर ये हाथ लगी थी। इसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जिम्मेदार, खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार रिया चक्रवर्ती, उनके माँ बाप, भाई। मर्डर का इस्तेमाल नहीं था। इसके बाद ये चला, फिर सीबीआई की जांच को लेकर नीतीश कुमार ने ऑर्डर दे दिया, फिर इधर मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, ये भी चला, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया कि नहीं सीबीआई जांच करेगी। अब सीबीआई जांच करती रही। सीबीआई की टीम अगस्त में पहुंचती है मुंबई, पूरे लाव लश्कर के साथ, वो सुबह से शाम तक भागना, जांच करना, बुलाना। तब मैं वहीं था, 3 महीने तक इस केस में वहाँ था। मुझे पता था पहले दिन, लेकिन क्या है ये, लेकिन वही है कि हम सबको वो सुनना है जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, और हमने जो पहले से ही तय कर रखा है। इसके बाद अब इतना हाई प्रोफाइल केस की दिन भर मीडिया में यही चल रहा है, न्यूज़ चैनल पर यही। बहती गंगा में एनसीबी ने हाथ धोया, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पहुंच गई वहाँ कि ड्रग्स है तो फिर मैं कैसे पीछे, वो ड्रग्स में पहुंच गए। इधर एफआईआर में एक कहानी आ गई कि 15 करोड़ रुपए थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो 15 करोड़ कहाँ गए? उन्होंने कोई फिल्म साइन की थी, वो गायब है। तो अब ये आया ईडी को कि 15 करोड़, हिसाब किताब नहीं, मैं कहाँ हूँ, मैं पीछे क्यों रहूँ? लो भाई, ईडी की टीम भी कूद गई जांच में। बहती गंगा में सब हाथ धो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त मीडिया में यही सुर्खियों में, बाकी सारे मुद्दे मौन। उस वक्त बहुत सारी परेशानियां थी, टीवी पर कुछ नहीं चल रहा था सिवाय सुशांत सिंह राजपूत के। तो 4 एजेंसियां कूद पड़ी, मुंबई पुलिस को हाय हाय हो रही, उधर सीबीआई लॉ लश्कर के साथ मीडिया के कैमरों में दिन भर जांच हो रही है। उसके बाद फिर फॉरेंसिक टीम दिल्ली से पहुंचती है, एम्स से टीम पहुंचती है, जांच होती है। सब कुछ होने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, और इस बीच में लोग भूल जाते हैं कि वो 15 करोड़ और सुशांत की बाकी दौलत कहाँ गई। असली खेल तो वही था। आप में से कितने लोगों को पता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हुआ ये कि सुशांत सिंह ने मुंबई में जाकर जितने पैसे कमाए थे वो रकम शायद 20 करोड़ से ज़्यादा थी, और आखिर में सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनों में वो पैसे, सुशांत सिंह राजपूत की वो महंगी गाड़ियाँ बट गई। और यही मेन मुद्दा था तब, पैसों की लड़ाई थी कि अगर कोई एक बहन ही सारा केस लड़ेगी तो सारी फिर वसीयत कहीं उसी के नाम ना हो जाए, वही ना लेके चली जाए। बहनों में भी पैसों के लिए मारामारी थी। पिता के एफआईआर कराने का एक फ़ायदा हुआ कि अब जो कुछ होगा वो पिता के थ्रू होगा, क्योंकि पिता ही गार्जियन है। अब पिता अपने 4 बच्चों को तो बांट सकता है, क्योंकि वो उसको अधिकार है वसीयत करने का, बहनों में नहीं है। लेकिन कहते हैं कि हर एक बहन के हिस्से में शायद 6 से 8 करोड़ रुपए आए, हर बहन के हिस्से में। पैसे मिल गए, केस ठंडे बस्ते में, सब खामोश, दुनिया यूं ही चलती रही, आगे बढ़ती रही, हम सब भूल गए। अब अचानक सीबीआई ने सैटरडे को मुंबई के बांद्रा और पटना की अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल की, तो ये एक बार फिर से हुआ कि अच्छा ये है। लेकिन अब भी बहुत से लोग हैं जो अब सीबीआई के भी इस फैसले को नहीं मानेंगे। उसकी वजह है, पहले लोग मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा सीबीआई सच लाएगी। जब सीबीआई को जांच दी गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तब लोगों ने कहा देखो अब सच सामने आएगा, नेताओं के अजीब बयान, सब कुछ आएगा। अब उसी सीबीआई ने, इस देश की सबसे बड़ी और प्रीमियम एजेंसी ने, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि सीबीआई सबसे ज़्यादा केसों को दफना देती है। सीबीआई के पास केस देने का मतलब है कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे निठारी ले लीजिए, जैसे आप आरुषि ले लीजिए, रिजवानुर रहमान मर्डर केस ले लीजिए, इन सब का क्या हश्र हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग थे कि सीबीआई करेगी और सच सामने आएगा। 4 साल 6 महीने 15 दिन के बाद सीबीआई ने सच सामने रखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक सिंपल सुसाइड थी।
और यही सच था। अब इस क्लोजर रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ? केस खत्म। आरुषि केस में भी इसी सीबीआई ने गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और कहा था, बस इन दोनों क्लोजर रिपोर्ट में एक फ़र्क था। सीबीआई की कोर्ट में आरुषि केस में सीबीआई ने अपनी जांच के बाद ये कहा था कि उनके पास कहानियां तो हैं कि आरुषि का और हेमराज का कत्ल कैसे हुआ, लेकिन उससे रिलेटेड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है। उन्हें लगता है कि जो आरुषि के माता पिता हैं, डॉक्टर तलवार और मिसेस तलवार, उन्होंने कत्ल किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए केस को क्लोज कर दिया जाए। लेकिन सीबीआई की कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो आपने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, इसी को आप चार्जशीट बना दीजिए। इसमें बहुत सारी मटेरियल है जो अक्यूज को गिरफ्तार करके और सज़ा चलाने के लिए काफ़ी है। तो सीबीआई की कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को आरुषि मामले में क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में तब्दील कर दिया। उसके बाद मुकदमा चला। मुकदमे के बाद उसी सीबीआई की कोर्ट ने डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार को उम्र कैद की सज़ा दे दी। बाद में दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये सीबीआई की जो निचली अदालत थी, ये क्या अदालत थी, इसने कहानी को ही सबूत मान लिया और सबूत के बिना फैसला दे दिया और दोनों को उम्र कैद की सज़ा दे दी, जबकि इस केस में सिर्फ कहानी है, सबूत तो है नहीं। सीबीआई ने पहली बार यही कहा था कि उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस क्लोजर रिपोर्ट को आप चार्जशीट में तब्दील कर दो। हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। इस केस में सिर्फ फ़र्क इतना है कि सीबीआई ने कहीं ये नहीं कहा है कि उनके पास सबूत है या नहीं है या कम है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि इस केस में कुछ दम नहीं है, ये एक सिंपल सुसाइड केस है, इसलिए सारे आरोपों, जितने भी आरोपी हैं, उन सबका कोई मतलब नहीं, सबको बरी कर दिया। लेकिन अब भी बांद्रा की कोर्ट और पटना की कोर्ट के पास एक मौका है। मौका ये है कि सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को देखने के बाद आखिरी फैसला उन्हें करना है कि क्या इस केस को क्लोज कर देना चाहिए, जैसा सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, या उन्हें लगता है कि इस क्लोजर रिपोर्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको देखते हुए वो सीबीआई को दोबारा कह सकती है कि आप अपनी जांच को कंटिन्यू रखें और जब जांच पूरी हो जाए तब दोबारा आइए, अभी जांच बंद नहीं करेंगे। या वो ये कह सकती है कि इस क्लोजर रिपोर्ट में कुछ ऐसे एविडेंस है जिससे लगता है कि फ़लाँ फ़लाँ के ख़िलाफ़ आप आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं और आप मुकदमा शुरू करवा सकते हैं। तो ये दो, और तीसरा कोर्ट कहेगी कि आप सही कह रहे हो, कोई प्रूफ तो है नहीं, साइंटिफिक एविडेंस, डॉक्टरों के एविडेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, एंटीमार्टम, पोस्टमार्टम, सारे ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सिंपल केस है सुसाइड का। तो आपकी राय से हम भी सहमत हैं और इस केस को क्लोज कर रहे हैं। 8 अप्रैल की तारीख दी है बांद्रा की कोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाने के लिए, या उस दिन जो भी बहस होगी। तो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि क्लोज हो गया। अब आखिरी जो मौका है वो कोर्ट के पास है। कोर्ट अब तय करेगी कि इस क्लोजर रिपोर्ट को मानकर सच वाकई इस केस को क्लोज कर दें, या इसको दोबारा कहें जांच करने के लिए, या ये कहें कि आप इसी क्लोजर रिपोर्ट के हिसाब से चार्जशीट तैयार करके, जैसा आरुषि केस में हुआ, आप मुकदमे की ट्रायल शुरू करवाइए। लेकिन इस केस में वैसा सीबीआई ने कुछ दिया ही नहीं, तो इसलिए दोबारा ट्रायल तो मुमकिन नहीं है। चांसेस ये है कि कोर्ट भी इसे क्लोज कर देगी, या अगर 1% चांस है कि शायद कोर्ट कहे कि कुछ पहलू इसमें नज़रअंदाज कर दिए गए, आप दोबारा से इसकी जांच कर लीजिए। 3 ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि कोर्ट इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगी, और उसकी वजह यह है कि इसमें बयान, गवाह, ये सब तो हम इंसान मुकर सकते हैं। जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो फॉरेंसिक एविडेंस है, उसके साथ आप खेल नहीं कर सकते। तो जब खेल नहीं कर सकते तो फिर इस पूरे मामले में फॉरेंसिक एविडेंस सबसे भारी होगा, और इसीलिए दिल्ली की भारी भरकम एम्स टीम को बुलाया गया था जांच के लिए, और उस फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि एक सुसाइड का केस है, सिंपल। तब मुझे लगता है कि शायद अप्रैल में कोर्ट भी इस पर अपना फैसला दे दे, क्लोजर रिपोर्ट शाम फाइनल हो जाए। लेकिन हाँ, इस केस ने सबक दिया। सबक ये, और सबक हम सभी के लिए है, कि कभी किसी केस को लेकर फ़ौरन अपने राय मत बनाइए, पहला। दूसरा, मीडिया में खबरें देखकर भी कभी किसी केस पर अपनी राय मत बनाइएगा, कभी नहीं। वो आपने अभी कोलकाता केस में देखा होगा, सिंपल सुसाइड को गैंग रेप, वहाँ के सिंपल एक
सिंपल तो नहीं कहेंगे, रेप केस को गैंग रेप। आप अभी दूसरा केस एक लेटेस्ट ले लीजिए, सैफ अली खान के घर में चोरी, तस्वीर, चेहरा, चोर बदल गया, हुलिया अलग। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मीडिया में खबरें आती हैं आप देखिए, अपना भी दिमाग लगाइए, जो एविडेंस जो भी थ्रू रिपोर्ट आप तक पहुंच रही है, लेकिन कभी राय मत बना लीजिए कि यही सही है, क्योंकि ऐसी कई खबरें हाल में हुई हैं जो मीडिया में दिखाई गई और पूरी पलट गई। मैं खुद इस मीडिया का पार्ट हूँ, फिर भी आपसे यही कह रहा हूँ। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मेहरून